हेलो गाइस। आपने पिछले वीडियोस में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखा कि किस तरह से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है और किस तरह से बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल मैकेनिज़्म में जो आपने देखा कि उसमें एक सबसे अहम चीज़ जो हमको ये मिली वो होता है कि ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उस बीटा एलिमिनेशन का कि डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन किस साइड में हो। सपोज दैट इफ any molecule or one molecule containing more than one beta hydrogen, then in this condition which beta hydrogen will be eliminated. So it means the overall stereochemistry of that molecule, that is reactant, it depends upon the regioselectivity. Regioselectivity means we have to select which is the major form, यानी the product which is formed in during the reaction which is dominant or which is major form। यानी जो जैसे मान लीजिए अगर दो बीटा हाइड्रोजन है और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में है, अगर लेफ़्ट वाले को रिमूव करने पर 1 एल्कीन बनता है और राइट वाले को रिमूव करने पर 2 एल्कीन बनता है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। एक आपका हो गया 1 एल्कीन, दूसरा हो गया 2 एल्कीन। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन विच प्रोडक्ट विल बी मेजर फॉर्म, कौन सा जो है मेजर फॉर्म में होगा। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें एक मालिक्यूल यानी प्रोडक्ट की रेजियो सिलेक्टिविटी को देखनी होगी। तो रेजियो सिलेक्टिविटी जो है वो कुछ विशेष रूल्स के थ्रू गवर्न होती है, जिसमें कि हमने कुछ रूल्स को स्टार्ट भी किया था, बट टुडे आई विल explain in details overall the rules. So we have to learn about the regioselectivity in detail for orientation of double bond, then तभी हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, और बहुत इजीली हम जो है समझ सकेंगे कि ये रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट देगा, कौन सा बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो आइए हम रेजियो सिलेक्टिविटी पर चलते हैं कि रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, यानी मोर देन 2 स्टीरियो आइसोमर वो देता है, तो विच स्टीरियो आइसोमर विल बी डोमिनेंट और विच स्टीरियो आइसोमर विल बी स्पेसिफिक, और you have to select in the major form. This is the regioselectivity of the reaction. So in many substrate, more than one kind of beta hydrogen can be removed in an elimination reaction. Which of the beta hydrogen is lost depends on various factors. I have told you before. 3 rules generally govern regiochemistry of that molecule, in which one is the Sergeev rule, that is also called Jetsev rule, Hofmann rule, and Bratt's rule. So now I will explain one by one the following rules. So I will already explain the first rule, that is Jetsev rule, in my previous video, and in this rule I have told you that suppose that here is one alkyl molecule, here you see that one is the alkyl molecule, and this alkyl molecule has suppose that I want to express in, here you see that this is one type of alkyl molecule. Here bromine is attached with this carbon, this is the tertiary carbon. Here you see that here is 2 carbon alkyl group and here is 1 carbon alkyl group. So during the elimination, which beta hydrogen that is, and here is also 1 beta hydrogen. तो there are 3 beta hydrogen, 1 2 and 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंस ये दोनों आपके सेम है तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। तो लेकिन बच्चा ये, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि
यहाँ पर दिखाया गया है कि बेस जो है ये हमारा सबसे पहले यहाँ अटैक कर रहा है और दूसरे पाथ में जो है यहाँ अटैक कर रहा है, यानी दूसरे वाले पर। तो दो पाथ यहाँ हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पाथ और यहाँ सेकंड पाथ। तो होता क्या है कि अगर फर्स्ट पाथ फॉलो करता है, इस पर अटैक करता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी सेकेंडरी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड पाथ फॉलो करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और दोनों के ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों का ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया। एक रिएक्टेंट है, इसका ट्रांजिशन स्टेट 2 का यहाँ है, 1 का यहाँ है, और ये दिया प्रोडक्ट यहाँ है और ये दिया प्रोडक्ट यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट विच विल बी सो मच हाई दैट विल गिव द मोर स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस वे। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेकेंडरी एल्कीन है हमारा, यानी फर्स्ट पाथ जो है वो अप्लीकेबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इसकी जो रेजियो सिलेक्टिविटी है वह है कि हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन इज़ द मेन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। सो सेट-जेफ रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन इफ एनी मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन देन दैट बीटा हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड व्हिच गिव्स द मोर स्टेबल प्रोडक्ट और which is attached with the लेस फॉर्म विद द कार्बन, यानी जो है वो कार्बन से लेस फॉर्म अटैच है, जैसे इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। सो इन दिस वे, तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शंस जो है ये सेट-जेफ रूल है। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि सिंपली ट्रांजिशन स्टेट फॉर पाथ 1 लीडिंग टू मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन and is lower in energy than in path 2. Yeah, here you see that lower in energy than path 2. So secondary product is the main product. Now comes on the next examples which are explained here. Here you see that इस केस में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक एल्काइल हैलाइड ही एग्जाम्पल दिया गया है, और इस एल्काइल हैलाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यानी जहाँ पर ये हैलोजन आपका लगा है इसके बगल वाले कार्बन पर यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है। और वही सेम केसेस यहाँ देखिए, तो यहाँ इस केस में सेकंड वाले बीटा हाइड्रोजन पर, यानी इस वाले पर ये आपका बेस अटैक कर रहा है। तो इस तरह से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, और इस केस में क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले पर अटैक कर रहा है। तो जिससे होता क्या है कि यहाँ 1 एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ 2 एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो रेजियो सिलेक्टिविटी होगी इस मॉलिक्यूल की वो ये होगी कि ये जो प्रोडक्ट होगा हमारा, ये दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट, और ये जो है आपका मोर स्टेबल होगा, और ये जो है ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे सेकेंडरी इज़ द मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सेकेंडरी इज़ द मोर स्टेबल, दैट दिस इज आल्सो हाईली सब्स्टिट्यूटेड। नाउ फर्दर the additional information about this product, the product stability will be determined on the basis of the attachment of the alkyl group with that carbon atom. That means more substituted olefin generated as a result of the elimination reaction can be explained using the concept of orbital interaction between CH3 orbital and that of the पाई बॉन्ड। यानी एक्चुअल में ये जो होता है वो ऑर्बिटल इंटरेक्शन का इसमें टोटल रोल होता है, जिसे आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में आपने पढ़ चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड या हमारा सिग्मा बॉन्ड जो भी फॉर्मेशन होता है इसमें पूरा अहम रोल होता है हमारे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग का, कि किस तरह से किस कार्बन का ऑर्बिटल जो है दूसरे कार्बन के किस ऑर्बिटल से जो है ओवरलैप करेगा, तो वहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कहाँ पे ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू स्टेबल जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड सो ऑन। दिस इज़ द फर्स्ट रूल of Set-Jeff rule. According to this rule, if
one stereoisomer has more than 2 beta hydrogen, then that beta hydrogen will be eliminated which form the more substituted alkene, यानी उसको एलिमिनेट किया जाएगा जो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इस रूल से तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमारा डबल बॉन्ड ओरिएंट होगा। नाउ वी कम्स द पॉइंट सेकंड, दिस इज द हाफमैन रूल। हियर यू सी दैट हाफमैन रूल क्या कहता है। हाफमैन रूल्स जिस प्रोडक्ट को सेटजेफ रूल माइनर मानता है, हाफमैन रूल इसी को मेजर मानता है। बस यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उसमें हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है मेन प्रोडक्ट होता है, तो इसमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शंस की कुछ खास बात यह है कि although most compounds seems to follow Sergev rule or Jetsev rule, but some give product according to Hauptmann rule, that is less compounds, or we consider less substituted alkene is the main product. Hauptmann elimination is observed for compounds containing bulky leaving groups such as quaternary ammonium or sulfonium salt. ये उसके लिए दिखाया गया है कि जिसमें क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट हो या सल्फोनियम साल्ट हो, ऐसे केसेस में अगर हमारा एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो आइए हम यहाँ एग्जांपल में देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में क्या है, NNN ट्राई मिथाइल 2 ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये मॉलिक्यूल हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया है। तो और ये मीन ये जो ग्रुप है हमारा वो कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन पे, यानी अमोनियम आयन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यानी यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सेटजेफ रूल को यहाँ फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है मेन प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोपीन मेन प्रोडक्ट होगा इन दिस वे। सॉरी नॉट प्रोपीन, दिस इज 2-ब्यूटीन, वी कैन से दैट 2-ब्यूटीन, क्योंकि ये जब यहाँ से निकले यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये N जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों साइड में बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है। तो इसलिए होता क्या है कि अगर वन साइड में अगर हम यहाँ पहले इसको हटाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है एक, यानी 1 एल्कीन हो गया, और यहाँ हटाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है 2 एल्कीन हो गया। ये पाथ 1 हो गया, पाथ 2 हो गया, 2 एल्कीन 1 एल्कीन, यानी वही हुआ 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हाफमैन रूल ये कहता है कि जिसके पास लेस सब्सटीट्यूटेड, यहाँ पर देखिए 1 ब्यूटीन that is 95% and 2 butene 5%, यानी अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल्स क्या हो गया कि लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। इसमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। हियर यू सी दैट, ओके। तो दोनों में डिफरेंसेस देखने को ये मिला कि, और स्पेशली ये वहीं पर होगा जहाँ पे अमोनियम आयन, क्वार्टरी अमोनियम आयन और सल्फोनियम सॉल्ट्स होगा, वहीं पर हाफमैन रूल फॉलो होता है, अदरवाइज बाकी जगह सेटजेफ रूल फॉलो होता है। तो इस तरह से, और ये क्वेश्चन जो बहुत जाते एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे, ब्रिट्स रूल से। और ये हमारा 3rd रूल है, और ये रूल क्या इंडिकेट करता है यहाँ भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि ब्रिट्स रूल ये कहता है कि नो डबल बॉन्ड कैन बी जनरेटेड ऑन ब्रिज हेड कार्बन ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड अनलेस साइज ऑफ रिंग इज सफिशिएंटली लार्ज। यानी ये रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन के पास कभी भी डबल बॉन्ड का जनरेशन नहीं होता है। कब तक जनरेशन नहीं होता है, जब तक कि उस ब्रिज हेड के पास लार्ज साइक्लिक रिंग नहीं होती। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा
ये है हमारा बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। तो ये जो कार्बन है और यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन हमारे, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, इसको ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। बाकी जो कार्बन्स है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, ये सारे कार्बन जो है ब्रिज कार्बन कहे जाते हैं। क्योंकि बाईसाइक्लिक ऐसे ही बनता ही है कि जब दो कार्बन एटम दो साइकिल का फॉर्मेशन करे, दो कार्बन एटम पर दो साइकिल का फॉर्मेशन हो तो वो बाईसाइक्लिक होता है। तो ये भी ब्रिज कार्बन है, ये भी ब्रिज कार्बन है, ये भी ब्रिज कार्बन है। तो ये तो रिंग जो है लार्ज हो गई हमारी, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, रिंग लार्ज हो गई। तो इसमें कहा जाता है कि ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग कि ये जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन, इनके बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये रिंग जो है हमारी लार्ज ना हो। यानी यहाँ तो फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यही रिंग अगर हमारी छोटी रहे, छोटी रिंग हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर इस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम जहाँ पर हमने डॉट मार्क किया है, ये दोनों कार्बन एटम ये ब्रिज हेड कार्बन है। और इसके साइड में देखिए वहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी इसके इस साइड में भी हाइड्रोजन है, इस साइड में भी हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा वो कहाँ से होगा, वो इस वाले पोजीशन से होगा। यानी इस कार्बन, ये जो यहाँ लगा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बना देगा आपका साइक्लोहेक्सीन टाइप का। और इस तरह से यहाँ आप देखिए ब्रिज हेड कार्बन वाले के पास, यानी यहाँ ये जो ब्रिज हेड है इसके पास का देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी ये जो है इस टाइप का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जनरली ये फेवरेबल नहीं होता है। तो स्पेशली ब्रिट्स रूल यही कहता है कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ब्रिज हेड कार्बन का बीटा हाइड्रोजन तब तक एलिमिनेट नहीं होता है, यानी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है जब तक रिंग की साइज लार्ज न हो जाए। दिस इज द ब्रिट्स रूल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो द origin of these rules can be rationalized by considering the need for lateral overlap between two adjacent p orbitals. Two p orbital can be remain parallel due to the bridge bicyclic structure. चूँकि इसमें जो p ऑर्बिटल होता है वो ब्रिज हेड में वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल होने के नाते थोड़ा सा उसमें जो ओवरलैपिंग चांसेस होते हैं छोटे स्मॉल रिंग्स के लिए, वो थोड़े से जो है लेस जो है ओवरलैप्ड होते हैं। तो इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटी इसके लिए जो है नहीं हो पाती है। इन दिस वे आपने देखा कि ये जो 3 रूल्स हैं, सेट-जेफ रूल, हाफमैन रूल और ब्रिट्स रूल, ये तीनों रूल्स जो है ये रिजियो सिलेक्टिविटी को कंफर्म करते हैं, यानी ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड को कंफर्म करते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड किस साइड में ओरिएंट होगा, कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा। तो ये तीनों रूल्स आपको विशेष ध्यान रखना होगा इसके बारे में, तभी हम जो है E2 रिएक्शंस के बारे में समझ पाएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा समझना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ अदर फीचर्स होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो साइलेंट फीचर होते हैं या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसे हमें ध्यान में लेकर के चलना होता है। और वो इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके क्या क्या हो सकते हैं कि सपोज दैट, अगर मान लीजिए कि कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, then the newly generated double bond tends to maintain conjugation with it। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बीटा हाइड्रोजन हमारा एलिमिनेट होता है वो मेंटेन करना चाहता है कंजुगेशन, यानी इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन मेंटेन हो, वहाँ का बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कराया जाता है। तो ये कुछ जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस के साइलेंट फीचर्स हैं। So many factors are responsible for रेजियो सेलेक्टिविटी, वन ऑफ देम इज स्टेरिक इंटरेक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टेरिक इंटरेक्शंस का, अगर मान लीजिए आपने जहाँ बीटा हाइड्रोजन जहाँ से एलिमिनेट किया उसके साथ कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बल्की ग्रुप के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि जहाँ पर रिपल्सन्स लेस हो तो हमें मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है, उसके कन्फर्मेशन को चेंज करके देखना होता है कन्फर्मेशन मोड्स में, तब ये पता चलता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो वन ऑफ देम इज स्टेरिक इंटरेक्शन इन A2 reaction when leaving group is bulky approach of base towards beta hydrogen is more likely to take place from less hindered side to produce less substituted alkene. Similarly, large base favors formation of Hofmann product. इस रिएक्शन में ये कहना चाह रहा है कि होता क्या है कि जनरली जिस साइड में बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो बेस जो है हमारा उस साइड के बीटा हाइड्रोजन पर ज़्यादा अटैक करना चाहता है, कि मोर लाइकली टू बी टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड टू प्रोड्यूस लेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस साइड बल्की ग्रुप है, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कि जिधर बल्की ग्रुप लगा होगा उधर से बेस हमारा अटैक नहीं करेगा, उसके जस्ट अपोजिट से अटैक करेगा। तो ये कॉमन फीचर्स है किसी भी रिएक्शंस का, क्योंकि उस साइड से अटैक करने पर सपोज दैट बल्की ग्रुप और जो हमारा बेस है दोनों न्यूक्लियोफिलिक मोड में है, तो क्या होता है कि उनके बीच में ग्रेटर रिपल्सन क्रिएट होता है, इसलिए हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक कराया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि एक जो है सल्फोनिल टाइप का, थायोनिल टाइप का, थायोनियम आयन टाइप का यहाँ कंपाउंड लिया गया है। तो यहाँ देखिए सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है, ओके। अब KOH से रिएक्शन कराया जा रहा है, KOH से। तो होता क्या है, अब आप यहाँ देख सकते, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, देख सकते हैं दोनों के पास, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये भी हाइड्रोजन देखिए यहाँ से एलिमिनेट होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो इधर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन क्या होगा, सेकेंडरी और किसका, प्राइमरी एल्कीन का। आप देख सकते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कीन। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अब आप देखिए कि जो हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन ऊपर ही लगा हो, ये हाइड्रोजन यहाँ नीचे भी हो सकता है। कुछ यूँ कह सकते हैं हम कि ये हाइड्रोजन जो है हमारा ये नीचे भी लगा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लाइक दिस समवट। तो होता क्या है कि जो बेस है हमारा OH, वो देखिए इस साइड से तो अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है। तो होता क्या है, कहाँ से अटैक करता है, इसके बैक साइड से या काउंटर साइड इसका अटैक होता है। इसके फ्रंट साइड से अटैक जो है पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है हमारा 2 एल्कीन, ये लेस अमाउंट में है, और ये जो 1 एल्कीन है हमारा यहाँ पर, ये मोर अमाउंट में, यानी 74% नियर अबाउट है। तो इस तरह से बल्की ग्रुप जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करके प्रोडक्ट के इल्ड पर जो है प्रभाव डालता है। दूसरा केस यहाँ पर देखिए कि अब देखिए यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, दोनों जगह बीटा हाइड्रोजन है। तो ऐसे केसेस में अगर अब यहाँ पर बेस इफेक्टेड होता है, ये आपका एक तरह से हाफमैन रूल हो सकता है कि अब ये बेस का इफ़ेक्ट होता है कि कौन सा बेस इस रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो बेस है सोडियम इथॉक्साइड और यहाँ पे बेस है ब्यूटाइल अल्कोहल लिया गया है। यहाँ ब्यूटाइल अल्कोहल और यहाँ इथाइल अल्कोहल। तो आपको पता होगा कि इथाइल अल्कोहल जो है उसकी रिएक्टिविटी यानी इथॉक्साइड की रिएक्टिविटी ब्यूटाक्साइड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सेकेंडरी को यहाँ पर, चूँकि अब नेचर ऑफ बेस आ गया, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा देगा। ओके, और इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो ये यील्ड जो है कम देगा। लेकिन ये ब्यूटाइल अल्कोहल जो है अब इसके एवज में क्या करता है, जस्ट अपोजिट, इसका फंक्शनिंग जो है जस्ट अपोजिट होती है। और इस अपोजिट में होता क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का केसेस अपोजिट है। यहाँ अब आप देखिए कि सोडियम एथॉक्साइड से यहाँ 31% यील्ड है और इससे जो है 73% यील्ड है। तो इसका मतलब ये होता है कि द एसिडिटी ऑफ टर्मिनल बीटा हाइड्रोजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट रेशियो। इसकी जो एसिडिटी होती है वो उस पर गवर्न करती है कि यानी टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर मोर एसिडिक, प्रोड्यूसिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली इन क्वाटर्नी अमोनियम और सल्फोनियम ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो जनरली होता क्या है कि सॉल्वेंट के नेचर और हाइड्रोजन के एसिडिटी पर ये फैक्टर गवर्न करता है। तो यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा सॉल्वेंट जो यूज़ हो रहा है वो उसका नेचर कैसा। अगर वो स्ट्रांग है तो आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रांग है तो सबसे पहले मेन प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा। अगर वीक है तो प्राइमरी बनाएगा। इस तरह से इफेक्ट डालता है। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर अमोनियम आयन के केसेस में, क्वाटर्नी अमोनियम आयन के केसेस में देखा जाए तो इसका ये जो बीटा हाइड्रोजन है, सॉरी, वी हैव टू सी लाइक दिस, यानी ये जो बीटा हाइड्रोजन है आपका, सिंपली ये CH3 का ये मोर एसिडिक है रेदर देन इससे CH2 से। क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि इसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप जुड़ने के नाते, बल्कि ग्रुप होने के नाते थोड़ा सा स्टेरिक रिपल्सन जो है ये क्रिएट कर देता है अमोनियम आयन के साथ। ये भी पॉजिटिव स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। और इस केस में क्या होता है, CH3 के केस में यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, इजीली रिमूव होगा और यहाँ से जो है मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा इन दिस वे। नाउ वी कम्स द सेकंड केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपके हो गए E2 एलिमिनेशन से संबंधित, बीटा एलिमिनेशन से संबंधित। तो अगर हम इवन रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो रेट कंट्रोलिंग स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, कि हमारा कार्बोकैटायन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है वो जो जनरेट हो रहा है उसमें, तो उसका जो रीअरेंजमेंट है वो मोर स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है या फिर लेस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है बिफोर द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन which proton will be eliminated, which form the more stable carbocation and so on. So what happen in this reaction, the product predominantly will be in accordance with the Sergev rules, यहाँ पर भी फॉलो होगा। thermodynamically more stable होगा, highly substitutable alkene भी मेन प्रोडक्ट होगा। सो तो ओवरऑल देखा जाए तो E2 और E1 एलिमिनेशन दोनों के केसेस में जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रूल्स होता है वो है आपका सर्जेव रूल। कुछ इवन रिएक्शंस के कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिखाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक कार्बोकैटायन दिया गया है इस तरह से, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ कि ये कार्बोकैटायन है आपका। जैसे
यहाँ से इस हाइड्रोजन से ये स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ देखिए दोनों के केसेस में, तो यहाँ देखिए, यहाँ इस केस में देखिए इस हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है और इस केस में देखिए इस हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही सेम रूल फॉलो कर रहा है सेटजेफ रूल को, कि किस हाइड्रोजन को स्टेबलाइज करने पर, किस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने पर हमारा कार्बोकेटायन जो है हाईली स्टेबलाइज होगा। तो ये था हमारा some factors which affecting on the nature of the reaction, either this is E2 reaction or E1 reaction, और ये सारे रिएक्शन एक स्पेशल रूल्स पर आधारित हैं। इसके बाद आता है हमारा कुछ E1CB का कुछ, ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बना गया। इसमें आप देख सकते हैं R2CHX एक एल्काइल हैलाइड है और ये इसमें से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है R2CHX और यहाँ बना R2CH+, यहाँ कार्बोनियम आयन बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों केसेस E1 और E1CB में ये दोनों सेम होता है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इसमें। तो ये जो है रिएक्शन वह E1 में और E1CB में दोनों में लगभग सेम होता है। अंतर कहाँ से आता है? अंतर आता है यहाँ से, जब इसमें ये कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाता है तब, जब ये रीडिटर्मिनिंग स्टेप का इंटरमीडिएट बन जाता है तब। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर इसकी एनर्जी हाई होती है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, इसकी एनर्जी लो होती है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। तो ये भी एक जो है फेवरेबिलिटी होती है रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। इस रिएक्शन में देखिए होता क्या है एक्चुअल में, दिस इज समवॉट रिसेंबलिंग विद द E1CB reactions. The direction of elimination is governed by the acidification of beta protons, which in turn is determined by polar and resonance effect of the substituent and degree of steric effect to approach of base. Alkyl substituted retard approach and proton essentiality from the less substituted carbon is abstracted, फॉर्मिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यानी इस केसेस में ये देखा जाता है कि जैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया तो वो कार्बोकेटायन पर कौन कौन से फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है या रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, किधर से वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो जिधर से स्टेबलाइजेशन करने पर वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, वही जो है हाइड्रोजन ज़्यादा फेवरेबल होगा फॉर एलिमिनेशन। नेक्स्ट, अगर इन E2, E1, E1CB रिएक्शन इन सब के ट्रांजिशन स्टेट्स को देखा जाए तो जनरली तो E1 रिएक्शंस में क्या होता है कि वहाँ पर E1 रिएक्शन में क्या होता है, तो ओवरऑल केसेस में देखा जाए, अगर हम E2 को E1CB से मैच कराए या फिर E1 से मैच कराए या E1 को E2 से कराए एंड सो ऑन लाइक दिस, तो इसमें होता क्या है कि E2 रिएक्शंस में द डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। E2 रिएक्शन में स्पेशली होता है। बट व्हेन E2 रिएक्शन रिसेंबल्स E1CB ट्रांजिशन स्टेट, देन व्हाट हैपन, द डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन इज गवर्न्ड बाय द ईज ऑफ प्रोटॉन रिमूवल एंड यूजुअली लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रीडोमिनेट्स। यानी ये चीज़ें हो जाती हैं। When E2 reaction resemble E1 transition state, then highly substituted alkene predominates. ये दोनों चीज़ें हो गई। अगर E2 रिएक्शन हमारा E1 के रिसेंबलिंग में है तो जो हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है मेन प्रोडक्ट होगा, E1CB के रिसेंबलिंग में है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो है हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। इसमें एक तरह से सिंक्रोनस E2 रिएक्शंस कहा जाता है, जिसमें एक ही टाइम पर डबल बॉन्ड इज फॉर्म इन द ट्रांजिशन स्टेट इट at expense of rupture of carbon halogen and carbon hydrogen bond. It favors more substituted alkene, जिस तरह से कहा जाए तो like this। तो इस तरह से देखा जाए कि जो एडिशनल रोल होता है E1CB like E1 like and so on, when the geometry of the transition state is similar to that of reactant, ये भी ध्यान देना होता है
कि ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री भी बहुत फेवर करती है कि geometry of the transition state is similar to that of reactant. It is described as reactant like and it is similar to that of the product like is used in the context of elimination reaction. Any transition state structure other than the synchronous E2 will resemble either of the extremities like E1 CB or E1 depending on their structural similarity. These are termed as E1 CB like or E1 like reactions. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके टर्म्स को, जो हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, अगर उसकी ट्रांजिशन स्टेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिसेंबलिंग होती, जिससे रिसेंबलिंग हो जाए वही रिएक्शंस हमारा E1 से रिसेंबलिंग हो रहा है तो E1 लाइक हो रहा है, E1 CB से रिसेंबलिंग हो रहा है तो E1 CB लाइक हो रहा है, लाइक दिस। अगला जो पार्ट है हमारा वो सबसे ये भी अहम है, ये है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। इसमें वी हैव टू सेलेक्ट नाउ द स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, और वी कैन से दैट, ऊपर आपने रेजियो सिलेक्टिविटी देखा, अब ये है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो को सिलेक्ट करना, स्टीरियो मतलब ज्योमेट्री, वी हैव टू सेलेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये देखना होता है कि क्या जो है, जो हमारी स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो आइसोमर है, क्या उसकी ज्योमेट्री प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से मिलती जुलती है या फिर उसके अपोजिट है। यानी एक तरह से कहा जाए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह की हमारी जो है स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो ध्यान देने बात है वो ये है कि प्रोडक्ट फॉर्म कैन आइदर बी ई आइसोमर और जेड आइसोमर, वही हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका ई आइसोमर हो सकता है और जेड आइसोमर हो सकता है। ई आइसोमर का होता है मतलब होता है एंटीजन, दैट इज़ अपोजिट साइड। जो हमारा हैलोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है, अपोजिटली जो है एक दूसरे से रिप्लेस होगा। और जेड आइसोमर का मतलब होता है सेम साइड से रिप्लेस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टीरियोकेमिकल कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल कोर्स पर डिपेंड करता है। तो इसका मेन थीम क्या है कि कोप्लेनरिटी ऑफ डिपार्टिंग ग्रुप्स इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन, दैट इज 5 atoms in the transition state inclusive of base, beta hydrogen, alpha and beta carbon atom and the leaving group, 5 atoms. This is main important criteria for this coplanarity. Should lie in the same plane. ये जो दोनों पांचों एटम्स हैं इसमें क्या क्या है कि आपके बेस है, बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा एंड बीटा कार्बन है और लीविंग ग्रुप है। This is necessary for the orbitals to lie in proper orientation to overlap between each other to form the new double bond. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो सेम जो है सेम साइड में है, सेम फेज में है, तो वहाँ पर उन सेम प्लेन में है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि वहाँ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ऑर्बिटल्स का, जिसके कारण वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। तो ऐसे केसेस के लिए क्या होता है, 2 मेजर स्टीरियोकेमिकल पाथवे आर पॉसिबल। पहला होता है एंटी एलिमिनेशन और दूसरा होता है सिन एलिमिनेशन। ये हमने आपको E2 रिएक्शंस में बताया है, एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब होता है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम एंटी पेरीप्लेनर बिटवीन द proton being abstracted and the leaving group in the following example: 180 degree dihedral angle between H and X, या 0 डिग्री between dihedral and between H। तो 0 डिग्री तो होगा नहीं, ये लेस इंटरवल हो जाता है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, लो एनर्जी, एंटी एलिमिनेशंस आर मोर फेवर्ड एंड मोर वाइडली फाउंड। इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमिनेशन है, स्पेशली E2 एलिमिनेशन है, इसमें जो 1-2 एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, अगर हमारा ग्रुप हाइड्रोजन और हेलोजन एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर हैं, एक दूसरे के एंटी ओरिएंटेड हैं, तो इनका रिमूवल बहुत फास्ट होता है बेस के थ्रू। और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, जो कि एक मोर स्टेबल कन्फर्मेशंस होता है, को क्रिएट करते हैं।
इस तरह से, और ये फेवरेबल रिएक्शन होता है। इसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि सिन पेरीप्लेनर, यानी सेम साइड में अटैच्ड हो जाना हाइड्रोजन और हेलोजन का, और जो ट्रांजिशन स्टेट हमारा क्रिएट होगा सेम साइड से होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के समव्हाट रिसेंबलिंग रहेगा, तो जिसके कारण वो क्या होता है कि लेस स्टेबल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अनफेवरेबल होता है टू प्रोसीड द रिएक्शन और टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इसमें यही एक H and X आर सिस टू ईच अदर एट 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए H और X ये दोनों हमारा क्या है, एक दूसरे के एंटी है, ओके। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन देते हैं, सॉहर्स में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस केस में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सिन पेरीप्लेनर हैं, सेम साइड में है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या देते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन देते हैं, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होता है इसकी तुलना में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे रूल्स हैं उसको ध्यान में रखने होंगे, तभी जो है आप रिएक्शंस को प्रोसीड्स करा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो आइए हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड को लेकर के उनका एग्जांपल्स देखते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर देखिए 2 साइक्लिक कंपाउंड लिया गया है, ये शायद क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसमें देखिए कि ऊपर यहाँ टॉसिलेट लगा हुआ है और E2 रिएक्शंस के थ्रू यहाँ रिएक्शन कराया जा रहा है और 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं। और इसी का ओरिएंटेशन यहाँ देखिए जब चेंज कर दिया जा रहा है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद यही सेम जो है E1 रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और क्या बना रहा है, 1 इथाक्सी 1 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर ऐसे। यानी आप देख सकते हैं कि अगर OH TS और EH दोनों एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मेशन हो रहा है, E2 रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, इसको टॉसिलेट कहते हैं। और यही देखिए एक दूसरे के सिन पेरीप्लेनर हो जाते हैं, तब ये रिएक्शन E1 मैकेनिज्म के थ्रू गवर्न होता है और इस तरह से, और यहाँ फॉर्मेशन होता है कि ये यहाँ अटैक किया, ये इसको स्टेबलाइज कर देते, यानी ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यानी इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, यानी ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर ये बॉन्ड लगेगा इनके बीच में, और उसी में चूंकि E1 रिसेंबलिंग टू SN1 रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये SN1 रिएक्शन के रिसेंबलिंग में है। तो ओवरऑल केसेस में होता क्या है कि ये सिस आइसोमर फॉर्मेशन करता है और ये ट्रांस आइसोमर फॉर्मेशन करता है। फॉलोइंग 2 रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू आइसोमर अंडर स्टडी हियर। और इसमें होता क्या है, इन द केस ऑफ द सिस आइसोमर द टॉसिलेट ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन आर फार अपार्ट विथ डाइहेड्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। दिस स्पेशियल अरेंजमेंट इज नोन एज एंटी-पेरीप्लेनर and this geometric arrangement is ideal for E2 elimination leading to exclusive formation of 4 tertiary butyl cyclohexane, ये हो जाता है। Such special arrangement of the 2 depending groups is not possible in case of the trans isomer, hence elimination proceeds mainly E1 mechanism and is usually combined by SN1 reaction, ये नीचे वाले जो trans isomers हैं। More remarkable example is provided by the acyclic substrates in these free rotation about CC single bond is possible at elimination is favorably anti। तो जैसे कुछ और एग्जांपल एंटी एलिमिनेशंस का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में कि यहाँ पर देखिए हमें बस पेरीप्लेनरिटी देखनी होती है कि सीन है कि एंटी। यहाँ का जो ये देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन है देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ जो क्लोरीन है देख रहे हैं,
लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से क्लोरीन, यानी एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है। तो इस तरह से ये देखिए, चूँकि यहाँ दो प्रोडक्ट बने, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इस तरह से ई भी बन सकता है और जेड भी बन सकता है। तो ई भी बनेगा, जेड भी बनेगा, तो दोनों कंडीशन में कौन मोर फेवरेबल होगा? जो हमारा ई होगा मोर फेवरेबल होगा, कुछ इस तरह से जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि एंटी पेरिप्लेनरिटी जो होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्टिंग करते हैं फॉर E1, E2 and even CB reactions to give the more stable product. That's all.